हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो चैप्टर 4 है 1D पोटेंशियल, उसके नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं और जून 2019 तक के हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो जो आज की वीडियो है वो 1D पोटेंशियल वेल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लास्ट वीडियो है। आपने देखा ही होगा कि 5 वीडियो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। तो जो क्वेश्चंस थे 1D पोटेंशियल से वो ज़्यादा ही पूछे गए हैं। अगर हम बात करें पिछले 3 से 4 एग्ज़ाम्स की, तो उनमें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 1D पोटेंशियल से। तो ये जो चैप्टर है वो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला केस है। हार्मोनिक ऑसिलेटर से पूरे चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो दिसंबर 2019 में आया था। द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m confined to a rigid box of width L are En. The walls of the box are moved very slowly towards each other. The rate of change of time dependent energy dE2 by dt of first excited state is. ठीक है, तो ये बताना है हमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, nth स्टेट की एनर्जी गिवन है, En से हम लिख रहे हैं और पोटेंशियल अपना क्या गिवन है, जो विड्थ है पोटेंशियल की वो कितनी है, L है और रिजिड बॉक्स है तो पोटेंशियल एट बाउंड्री क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो एनर्जी अगर हम इस केस की लिखें तो nth स्टेट के लिए हम कैसे लिखेंगे, n² π² h² अपॉन 2m और विड्थ कितनी है L, तो L²। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज जो पूछा है dE2 by dt, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है उसमें रेट ऑफ चेंज पूछा है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, n की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 π² h² अपॉन 2ml², ये एनर्जी होगी। अब ये कह क्या रहा है कि अगर वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर मूव्ड वेरी स्लोली टुवर्ड्स ईच अदर, तो जो विड्थ है अपनी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो चेंज जिसमें होगा वो किस में होगा, L में चेंज होगा, dL by dt। ठीक है, तो यहाँ पे जो dE2 by dt अगर हम निकालें तो हम कैसे लिखेंगे, जो L है वो चेंज कर रहा है सिर्फ टाइम के साथ, तो 4 π² h² अपॉन 2m तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो L है वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे 1/L² का क्या होगा, -2/L³ और dL by dt। ठीक है, अब ये L² अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये क्या बचेगा, L बचेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये वाली जो टर्म है वो अपने को क्या बता रही है, E2, तो -2E2/L dL by dt, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हो कि अगर विड्थ हम कम करते हैं तो जो एनर्जी होती है वो क्या करेगी, L को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज अगर हम निकालेंगे एनर्जी में तो वो क्या आएगा, एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल जो आएगा वो क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर L को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे dE2 by dt जो बता रहा है वो रेट ऑफ चेंज ही बता रहा है एनर्जी में विद टाइम, तो वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और हमें पता है dL by dt जो है वो क्या है, नेगेटिव है और नेगेटिव साइन यहाँ पे है तो क्या देगा, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे जो लेंथ है, जो विड्थ है पोटेंशियल की वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है विद टाइम, तो dL by dt जो होगा वो अपना नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर इन केस विड्थ जो है वो इंक्रीज कर रही हो विद टाइम तो ये टर्म हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। और उस केस में अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है विद टाइम तो ये इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, डिक्रीज करेगी तो चेंज इन एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव साइन अपना है ही, ये टर्म अपनी क्या है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो चेंज आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। तो जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चाहे विड्थ इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, वो सिर्फ चेंज अपना किस में दिखेगा, dL by dt में दिखेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना दिसंबर 2019 में ही आया था। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू ए बॉक्स ऑफ यूनिट लेंथ in 1D. It is described by the wave function this for x belong to 0 to 1 and 0 outside this interval. The expectation value of energy in this state is. तो expectation value of energy हमें फाइंड आउट करनी है। पार्टिकल गिवन है 1D बॉक्स में जिसकी जो विड्थ है वो कितनी है 1 है। तो जो वेव फंक्शन हमें डिफाइन है वो 0 से 1 के इंटरवल में डिफाइन है, ठीक है। और अदरवाइज इस इंटरवल के बाहर जो भी वेव फंक्शन है वो अपना क्या है 0। तो मतलब अदर जो ये जो बॉक्स है उसकी बाउंड्री क्या है रिजिड है, इसीलिए बाहर के रीजन में वेव फंक्शन हमें क्या मिल रहा है 0। तो v जो है वो इन्फिनिटी है बाउंड्री पे, तो मतलब जो बॉक्स है अपना वो रिजिड बॉक्स है। तो रिजिड बॉक्स इन 1D का केस हम पढ़ते हैं तो उसमें जो nth स्टेट की एनर्जी होती है उसको हम कैसे लिखते हैं n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। और यहाँ पे विड्थ बताता है a, तो यहाँ पे विड्थ अपनी क्या है 1 है, तो a स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब साई x हमें गिवन है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हमें निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए जनरली कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, समेशन i पी आई ई आई डिवाइडेड बाई समेशन i पी आई, जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले तो साई एक्स जो हमें गिवन है वो एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में गिवन है, ठीक है। तो जो साई एक्स अपना है उसको हम फर्स्ट या सेकेंड स्टेट या फर्स्ट थर्ड स्टेट जिस भी टर्म्स में हम लिख सकते हैं उस टर्म्स में लिखने का ट्राई करेंगे। तो साई एक्स हमें गिवन है √8/5। तो साइन पाई एक्स को अगर हम इनसाइड लेके जाएं तो हम ऐसे लिखेंगे साइन पाई एक्स कोस पाई एक्स, ठीक है। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली टर्म हमें क्या दे रही है 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बनता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो ये हमें क्या देगा साइन 2 पाई एक्स। तो अब इस टर्म को अगर आप देखो तो इसका जो वेव फंक्शन हम लिखें रिजिड बॉक्स के लिए, तो वेव फंक्शन हम कैसे लिखते हैं nth स्टेट का √2 और जो विड्थ है उसकी वैल्यू तो 1 है साइन n पाई x अपॉन a लिखते हैं। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है। तो अगर इससे हम कंपेयर करें इन टर्म्स को तो अगर √2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या देगा साई 1 देगा और ये वाली जो टर्म है वो हमें क्या दे रही है साई 2 दे रही है। तो हम कैसे लिख सकते हैं अगर √8 में से √2 हम इनसाइड लेके जाएं तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/5 और ये क्या बन जाएगा साई 1x। इसमें क्या था 1/2 था तो 2/5 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1/5 और ये क्या दे रहा है हमें साई 2x। तो साई x को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना थोड़ा सा ईजी हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो पी आई क्या देगा हमें जो कोफिशिएंट का स्क्वायर है वो तो 4/5 और साई 1 के लिए जो एनर्जी है E1 की वो क्या होगी π² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा 1/5 और 2 के लिए एनर्जी क्या होगी n की जगह पे 2 रखेंगे तो 4π² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और समेशन पी आई हम करेंगे तो 4/5 प्लस 1/5 हमें क्या देगा 1 वैल्यू देगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या मिल रही है 2 यहाँ से कैंसिल होगा 2 टाइम्स तो 4π² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 5m ये हमें क्या मिल रही है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो जो बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना दिसंबर 2019 में ही आया था। द ऑपरेटर ए इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आइगन स्टेट n ऑफ द नंबर ऑपरेटर ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ओबेड बाई ए एंड इट्स हर्मिशियन कॉन्जुगेट ए डैगर। तो अगर ऑप्शन आप चेक करते हो तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें ए डैगर इंटू ए एंड ए इंटू में ए डैगर। तो इनमें से कौन सा रिजल्ट होल्ड करता है वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक रिजल्ट आप ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो क्या है कि अगर हम ऑपरेटर लिखें समेशन n = 0 to ∞ और सेम स्टेट के लिए अगर हम लिख रहे हैं
तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर को। तो यहाँ पे ध्यान रखो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। इसका समेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि कैट 0 ब्रा 0 प्लस कैट 1 ब्रा 1 प्लस कैट 2 ब्रा 2, और ये किस स्टेट के लिए है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के स्टेट्स हैं ये, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और वो हमें क्या देगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर देगा। ठीक है, तो a इंटू ए डैगर और a डैगर इंटू ए हमें फाइंड आउट करना है। तो a डैगर हम अगर लिखें तो a डैगर कैसे लिखेंगे, a तो हमें गिवन है, a डैगर अपना क्या हो जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी तो है ही, इस पे डैगर अगर हम अप्लाई करेंगे तो पहले किस पे डैगर अप्लाई होगा, n पे होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, n जो ब्रा है वो कैट में चेंज हो जाएगा। अब फिर उसके बाद n+1 पे होगा, तो n+1 किस में चेंज हो जाएगा, ब्रा नोटेशन में। तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो a डैगर इंटू ए या a इंटू में a डैगर हम फाइंड आउट करें तो a डैगर इंटू ए क्या हो जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और उसके लिए भी यही है समेशन n+1, और उसके लिए यहाँ पे क्या है n+1 और कैट ब्रा n ऐसे लिखेंगे। तो ये जो रिजल्ट है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो हमें क्या वैल्यू देगा, 1, क्योंकि जो स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऑर्थोनॉर्मल होती हैं। तो जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ से वो क्या आ रहा है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कैट n ब्रा n, और ये रिजल्ट हमने देखा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो a डैगर इंटू ए है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, और वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में सिर्फ गिवन है। तो सी और डी तो अपने क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। तो a इंटू ए डैगर हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले a हम लिखेंगे तो क्या आएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n+1 कैट ब्रा क्या है n, और a डैगर अपना क्या है n कैट और ब्रा n+1। ठीक है, तो यहाँ से जो ये वाली टर्म होगी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो तो क्या हो जाएगी 1, क्योंकि स्टेट्स अपनी ऑर्थोनॉर्मल होती हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n+1 कैट ब्रा n+1। ठीक है, तो अगर इसको आप चेक करो तो स्टेट्स अपनी कहाँ से शुरू होंगी, n की जगह पे 0 रखेंगे तो 1 कैट ब्रा 1 कैट 2 ब्रा 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अपनी कौन सी टर्म नहीं है, कैट 0 ब्रा 0 वाली टर्म नहीं है। अगर ये वाली टर्म होती तो ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल हो जाता, आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये वाली टर्म है नहीं, तो ये किसके इक्वल है, नॉट इक्वल है आइडेंटिटी के। तो जो बी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये रिजल्ट आप ध्यान रखो कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कैट n इंटू में ब्रा n किसके इक्वल है, आइडेंटिटी ऑपरेटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट n डिनोट द एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ पार्टिकल इन 1D सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इफ द पार्टिकल इज इनिशियली प्रिपेयर्ड इन द स्टेट। इनिशियली मतलब एट t इज इक्वल टू 0 पे ये साइज स्टेट हमें गिवन है। द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द ऑसिलेटर विल बी फाउंड ऑन द सेम स्टेट इज। तो वो मिनिमम टाइम हमें निकालना है जिसके लिए जो स्टेट होगी एट टी टाइम के बाद वो सेम स्टेट में हमें मिले। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व किए भी हैं जिनमें हमसे क्या पूछा गया था कि टी टाइम के बाद स्टेट क्या हो जाए, ऑर्थोगोनल हो जाए एट टी इज इक्वल टू 0 पे जो स्टेट हमें गिवन है। तो उस केस में तो हम फॉर्मूला लगा देते थे डायरेक्ट कि साई टी इज इक्वल टू 0 ब्रा साई टी इज इक्वल टू टी कैट वो किसके इक्वल होगा 0, क्योंकि हमें स्टेट क्या गिवन होती थी, ऑर्थोगोनल गिवन होती थी कि द मिनिमम टाइम हमें बताना है जिसके लिए स्टेट क्या हो जाए, ऑर्थोगोनल हो जाए। यहाँ पे क्या पूछा है कि वो मिनिमम टाइम हमें बताना है जिसके लिए जो ऑसिलेटर है ना वो जो पहले वाली स्टेट थी ना उसी सेम स्टेट में हमें मिले। तो यहाँ पे साई टी इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है और वो क्या है 1/√2 0 + 1, और ये जो 0 और 1 स्टेट अपनी है वो 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की स्टेट है। तो उनके लिए जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो तो हमें पता है। एनर्जी जो होती है nth स्टेट की सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो होती है n + ½ h क्रॉस ओमेगा।
ठीक है। तो साई एट टी इज इक्वल टू टी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 1/√2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा। एनर्जी हम रखेंगे ग्राउंड स्टेट की क्या होगी, हाफ एच क्रॉस ओमेगा इनटू में टी डिवाइडेड बाई एच क्रॉस। तो एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल, स्टेट अपनी आ जाएगी कैट स्टेट, प्लस एनर्जी हम रखेंगे फर्स्ट स्टेट के लिए, तो वो क्या आएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, माइनस आयोटा एन की जगह पे 1 रखेंगे तो 3/2 एच क्रॉस ओमेगा टी अपॉन एच क्रॉस। तो एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल और यहाँ पे क्या आएगी 1 स्टेट आ जाएगी। तो साई एट टी इज इक्वल टू किसी टाइम पे टी टाइम पे क्या हमें मिल रहा है 1/√2 तो कॉमन है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी अपॉन 2 0 प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा 3 ओमेगा टी अपॉन 2 और कैट 1, ये स्टेट हमें मिल रही है। तो यहाँ पे मिनिमम टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि t इज इक्वल टू टी टाइम के बाद वो जो स्टेट है वो सेम किस स्टेट में है, t इज इक्वल टू 0 पे जो स्टेट थी ना उसी स्टेट पे है, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, अपनी सेम स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1। और प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं साई t इज इक्वल टू 0 और साई t इज इक्वल टू किसी भी टाइम पे t, उसका मोड स्क्वायर अगर हम निकालें तो वो हमें क्या दे 1 वैल्यू दे। सेम स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे आएगी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 के लिए हम लिखेंगे 1/√2 और यहाँ से भी 1/√2 आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और कैट ब्रा 0 प्लस ब्रा 1 साई को हमने लिखा है इनटू में ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी अपॉन 2 कैट 0 प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा 3 ओमेगा टी अपॉन 2 कैट 1। और इसका जो मोड स्क्वायर है वो हमें क्या वैल्यू देगा 1 वैल्यू देगा, ठीक है। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो ये वाली प्रोडक्ट इसके साथ 1 वैल्यू हमें देगी, क्योंकि स्टेट जो होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो क्या होती हैं ऑर्थोनॉर्मल होती हैं। तो अगर इसकी हम 1 वाली के साथ करते हैं तो 0 वैल्यू हमें मिलेगी। तो 0 की ब्रा 0 की कैट 0 के साथ ही 1 वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है अपना, अगर 1/2 को हम बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा 1/4 और यहाँ से वैल्यू मिलेगी 1 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी अपॉन 2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा 3 ओमेगा टी अपॉन 2 और इसका क्या है मोड स्क्वायर है और वो किसके इक्वल है 1। तो अब 1/4 को अगर हम उधर लेके जाएं तो ये क्या वैल्यू देगा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा। तो अगर इधर से हम ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी अपॉन 2 कॉमन लें, ओमेगा टी अपॉन 2 अगर हम कॉमन लें तो ये स्क्वायर में हमें गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा टी अपना बाहर आएगा, ठीक है, इनटू में 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये सिर्फ बचेगा यहाँ से और इसका क्या है स्क्वायर और वो किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। तो आपको कंपैरिजन से भी समझ आ रहा होगा यहाँ पे, अगर ये वाली वैल्यू अपनी 1 होती है, ये वाली वैल्यू अपनी क्या होती है 1 होती है, तो 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर हमें क्या देगा 4। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी उस केस में। तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी की जगह पे हम 1 रखेंगे और वहाँ से टी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो माइनस आयोटा ओमेगा टी किसके इक्वल है 1 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आयोटा 2n पाई, जहाँ पे जो n होगा वो क्या होगा 0 + -1 + -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ln लेते हैं हम बोथ साइड, तो e कैंसिल होगा, माइनस आयोटा ओमेगा टी किसके इक्वल होगा आयोटा 2n पाई के इक्वल होगा। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल होगा और t की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी -2n पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। तो टाइम अपना क्या होता है पॉजिटिव होता है ऑलवेज। तो n की वैल्यू हम कौन सी कंसीडर करेंगे मिनिमम टाइम के लिए, अगर n की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो t = 0 ही हमें मिलता है। तो उस केस में तो स्टेट हमें गिवन है, तो ये पूछ रहा है कि मिनिमम टाइम आफ्टर विच द स्टेट विल बी फाउंड ऑन द सेम स्टेट, ठीक है। तो उसके लिए हम n की वैल्यू क्या लेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी अपनी +-1 होगी, लेकिन टाइम पॉजिटिव होगा तो n की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे -1, ठीक है।
तो n की वैल्यू -1 अगर हम रखते हैं तो टाइम अपना क्या आ रहा है 2π/ω। तो जो डी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर द वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर लेट EA, EB एंड EC डिनोट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पार्टिकल, देन द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ एनर्जी इज। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो हमें गिवन है ए बी सी, तो सी को अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है कि 1D पोटेंशियल वेल है जिसकी जो वोल्स हैं वो रिजिड हैं, ठीक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का केस है। अब बी पोटेंशियल में क्या है कि उसकी एक वोल जो है वो रिजिड है और एक वोल जो है वो फाइनाइट पोटेंशियल पे है। और ए पोटेंशियल के लिए क्या है कि उसकी दोनों वोल्स जो हैं उन पे फाइनाइट पोटेंशियल है। तो आपने पढ़ा होगा इनफाइनाइट और फाइनाइट पोटेंशियल में, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए तो एनर्जी हम लिखते हैं n²π²h²/2ma²। और जो फाइनाइट पोटेंशियल वेल होता है फाइनाइट वाला, उसके लिए जो एनर्जी होती है वो लेस होती है En इनफाइनाइट से। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि जो EC है उसकी एनर्जी ग्रेटर है EB और EA से, ठीक है। तो वो सिर्फ आपको ए ऑप्शन में ही दिख रही है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो फाइनाइट के लिए एनर्जी है वो लेस क्यों है इनफाइनाइट से, तो वो हम कैसे देखेंगे। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो जो वेवलेंथ होती है पार्टिकल की वो फिक्स है कि ग्राउंड स्टेट के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो इस टाइप का होगा। तो जो वेवलेंथ है अपनी वो कन्फाइंड है सिर्फ इस रीजन में, तो जो वेवलेंथ की लेंथ है। और यहाँ पे अगर फाइनाइट पोटेंशियल के लिए हम बात कर रहे हैं तो जो वेव फंक्शन है पार्टिकल की टनलिंग प्रोबेबिलिटी है फाइनाइट पोटेंशियल से, तो जो वेवलेंथ है वो अपनी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब दोनों साइड ही अगर फाइनाइट पोटेंशियल है तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है टनलिंग के लिए, तो इस टाइप की वेवलेंथ आपको दिखेगी, इस टाइप का वेव फंक्शन आपको दिखेगा। तो वेवलेंथ जो हो रही है फाइनाइट पोटेंशियल के लिए, वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और जो एनर्जी है हम वो कैसे लिखते हैं, hc/λ से हम लिखते हैं। तो अगर वेवलेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो एनर्जी उसी रेशियो में डिक्रीज करेगी। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तो किसकी है, ए के लिए है, तो एनर्जी सबसे कम होगी EA की, उससे ज़्यादा होगी EB की और उससे ज़्यादा होगी EC की। तो जो ए ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1D पोटेंशियल वेल के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने सोल्व कर लिए हैं और आई होप आपको समझ भी आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।